हाय गाइस। आज मैं आप सभी लोगों के साथ अपनी यूजीसी नेट की जो प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी थी वो शेयर करूंगी। ठीक है, और साथ ही में जो बुक्स मैंने फॉलो करी थी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले हम पेपर 1 की बात करते हैं। पेपर 1 के लिए मैंने एक ट्रू मैंस की बुक आती है, स्पेसिफिक सीरीज़, आप लोग वो ले सकते हैं। काफ़ी सारी बुक्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल होती हैं, लेकिन मुझे ये बुक ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि इसकी जो इंग्लिश की लैंग्वेज थी और जो कंटेंट था वो थोड़ा अंडरस्टैंड करना इजी था। जो दूसरी बुक्स थी उनकी इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की थी, मतलब एक बार पढ़ने के बाद दोबारा भी पढ़ना पड़ रहा था, तिबारा भी पढ़ना पड़ रहा था। तो मुझे लगा कि ये मेरे को अच्छे से समझ में आती है। तो बेसिकली सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए कि कोई भी बुक आप लेते हो, ये नहीं कि लोगों ने कह दिया कि भाई आप एक्स बुक ले लो तो आप जाके एक्स बुक ले आओगे। नहीं, आप जाओ मार्केट में अपनी वो एक्स बुक भी लो और 2-3 बुक जो बुक्स होती हैं वो भी आप लो और उनका कंपेयर करो। वहाँ पे खड़े खड़े होके आप 1-2 पैराग्राफ पढ़ो। तो जिस बुक का वो पैराग्राफ्स आपको समझ में आते हैं, जो बुक आपको समझ में आती है, उसी बुक को आपने ख़रीदना है। क्योंकि अगर वो बुक ले ली जाए जिस बुक से हमें समझ ही नहीं आ रहा जिसका कंटेंट, उस बुक का कोई फ़ायदा नहीं है। चाहे आप कम समझ में आ रहा हो, चाहे आप कम पढ़ें, लेकिन बुक से हमें समझ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने जैसे वहाँ पर कंपेयर किया तो मुझे लगा कि ट्रू मैन वाली मुझे ज़्यादा अपीलिंग लगी, मुझे ज़्यादा कनेक्ट कर पाई मैं उस बुक से। तो मैंने ट्रू मैन की ली और उसी को ही अपना बाइबल मान के मैंने आगे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी। तो जब हम प्रिपरेशन करते हैं सबसे पहले हमें सिलेबस देखना होता है। ठीक है, तो ये जैसे हमारा सिलेबस है। अब आपका जो रिसर्च का पेपर होता है, पेपर 1, उसमें बेसिकली वो आपसे ये जानना चाहते हैं, वो आपका ये अंडरस्टैंडिंग देखना चाहते हैं कि आप आगे पीएचडी करोगे या मान लो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करोगे, तो आपको उस चीज़ की समझ है, मतलब आपको सच में उस चीज़ के लिए एंथुजियाज़म है। तो वो वहाँ पे आपका टीचिंग को असेस करना चाहते हैं कि आपको टीचिंग समझ आई है या नहीं, आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या है। तो बेसिकली इसके ऊपर आपका पेपर 1 होता है। ठीक है, तो पेपर 1 इज़ नॉट अबाउट क्रैमिंग, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग। टोटल जो पेपर है ना, आपने जितने अच्छे से उसको अंडरस्टैंड किया होगा ना पेपर को, मतलब पेपर को ही आपने अंडरस्टैंड करके फील करना है कि अच्छा मैं रिसर्च करना चाहता हूँ आगे, तो मैं पीएचडी करूँगा, तो फिर मेरे को किस फील्ड में जाना है, कैसे, कि क्या पर्पस होते हैं, या हम टीचिंग के लिए हमारे क्या पर्पस होते हैं, कि हम कैसे आगे बढ़ते हैं। तो वो सारी चीज़ें ना आपको बुक पढ़ते हुए समझना है, फील करना है, राइट। उससे काफ़ी इजी हो जाता है क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं ना, कभी कभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग दे देते हैं ये। ठीक है, ऐसे लग रहा होता है कि समझ ही नहीं आ रही, या बहुत इजी भी आ जाता है। अच्छा, ये तो मेमोरी लर्निंग के बारे में पूछ रहा है, ये इस लर्निंग के बारे में पूछ रहा है, आप एग्जैक्टली टिक कर देते हो। लेकिन हाँ, आपको इसमें समझ के चलना पड़ता है। ऐसे बिल्कुल आपको ये नहीं मिलेगा कि ए का आंसर बी दिया हुआ है, सी का आंसर डी दिया हुआ है, एग्जैक्ट नहीं होगा। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ये बेस होता है। ठीक है, अब जैसे इसकी प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले आपने सिलेबस खोल लिया, 50 क्वेश्चंस आते हैं आपके। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। अब मैंने देखा कि भाई मुझे कम से कम पेपर 1 में 30 मार्क्स चाहिए ताकि मैं पेपर क्लियर कर सकूं। ठीक है, एम जो था मेरा ये था कि मैं स्मार्ट स्टडी करूं, मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था। तो उस स्मार्ट स्टडी के लिए मैंने एम किया कि मुझे 100 मार्क्स लेने हैं दोनों सब्जेक्ट्स में मिला के, ताकि मेरा नेट क्लियर हो जाए। तो मैं उस टीचिंग एप्टीट्यूड पे आई। मैं देखा चलो ये जो कंसेप्ट था ये अपनी ट्रू मैन की बुक में अच्छे से दिया हुआ था, मैंने उसमें से सारा पढ़ लिया। साथ ही में आपको ना ये डेफिनेशन जो वर्ड्स हैं इनके ना फुल फॉर्म भी याद करने हैं, क्योंकि पेपर में फुल फॉर्म्स भी पूछ लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम आप जब रीड करोगे तो अंडरलाइन कर लो इंपॉर्टेंट वर्ड्स, दूसरे टाइम रिवाइज कर लेना। ठीक है, ये करना है। बार बार इररेलेवेंट चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बार बार रेलेवेंट चीज़ें पढ़नी होती है। फिर नेक्स्ट मैं आई रिसर्च एप्टीट्यूड पे। ये भी मैंने अपनी बुक में से पढ़ लिया, जो उसमें दिया हुआ सिर्फ उतना ही कि भाई एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, क्या होते हैं। एक दूसरा और मैंने जो किया, एक हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन में रिसर्च मेथडोलॉजी के ऊपर एक बुक होती है। ठीक है, उसके बारे में ज़रूर पढ़ाया जाता है। तो जो मेरे पास बुक थी उस बुक में से मैंने इसको अंडरस्टैंड किया कि बस थोड़ा सा होता है ना कि पेपर के टाइम हल्का बहुत अंडरलाइन किया होता है, वही मैंने रिव्यू कर लिया कि भाई पेपर में मुझे समझ में आए कि असल में हम रिसर्च की साइड जाना चाहते हैं तो क्यों जाना चाहते हैं, राइट। फिर ये कॉम्प्रीहेंशन आ गया। बुक में से 2-3 कॉम्प्रीहेंशंस आप कर सकते हो। ठीक है, कि हाँ आपकी कॉम्प्रीहेंशन की अंडरस्टैंडिंग बन रही है या नहीं। अभी तक देखिए कि हाँ मुझे लग रहा है कि 15 मार्क्स मेरे ठीक बन रहे हैं। ठीक है, फिर अब कम्युनिकेशन भी मैंने बुक में से पढ़ा। अब मैथमेटिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड, ये मुझे लगा कि मेरा थोड़ा सा वीक है।
अब मुझे क्या करना चाहिए। मैंने देखा कि तीनों में से मेरे को कौन सा अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा कि नंबर सीरीज़, लेटर सीरीज़, कोड्स एंड रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा इजी होते हैं। तो कोई भी सीरीज़ को आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, कोई भी कोड्स को, जो उसमें ना दी होती है कि भाई 2 के बाद 8 लिखा है, 8 के बाद 16 लिखा होता है, तो क्या प्लस करना है, क्या ऐड करना है, ऐसे ना सीरीज़ होती हैं। बहुत सारे टीचर्स भी सिखाते हैं, तो आप लोग ये समझ सकते हो सीरीज़ वगैरह अगर ये कर लिए तो 2-3 क्वेश्चन बिल्कुल सीधे आपके सही हो जाते हैं। ठीक है, तो मैंने ये सीरीज़ पे फोकस किया। फोकस स्टडी करनी है, ये नहीं है कि सारे सिलेबस हमें जी पढ़ना है, हमें तो जी टॉप करना है, 150 क्वेश्चन सही करके आने हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको सबसे बेहतर करना है बस। हाँ, जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन करनी है तो अलग बात है, जेआरएफ थोड़ा सा और एफर्ट लगेगा उसमें। आपको जो अगर हम 100 का एम करते हैं उसमें आपको एटलीस्ट 110 या 115 का एम करना पड़ेगा। नेक्स्ट है लॉजिकल रीजनिंग। तो लॉजिकल रीजनिंग मैंने छोड़ दिया था, मैं कहा जो होगा पेपर में देखी जाएगी। थोड़ा बहुत रीडिंग कर ली, जो भी अगर बुक में लिखी हुई थी वो रीडिंग करने के बाद, और मैंने कोई इसके ऊपर ज़्यादा वो नहीं किया, एफर्ट नहीं लगाया। कि थोड़ा मुश्किल लग रहा था और मुझे समझ भी नहीं आ रहा था, तो मुझे लगा कि देखेंगे पेपर में क्या होता है, जो आएगा क्वेश्चन वो कर लेंगे उस टाइम, क्योंकि टाइम तो होगा ही। तो फोकस अंडरस्टैंडिंग, जो पेपर में ना हमें ये देखना होता है कि ये क्वेश्चन हम शायद क्लियर कर सकते हैं, उसके ऊपर फिर एनर्जी लगानी है। ये नहीं कि यार इतना मुश्किल क्वेश्चन है और हम उसको सॉल्व करने बैठ गए, पता है कि वो तो होना नहीं। इससे अच्छा डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग, इन क्वेश्चंस पे आ जाओ। फिर मैं डेटा इंटरप्रिटेशन के 2-3 क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिए, वहाँ पे दिए होते हैं। ठीक है, बहुत ईजी डेटा इंटरप्रिटेशन आती है पेपर में आपकी, इसमें मतलब 5 में से 5 आने चाहिए। फिर आपका आता है आईसीटी, ये भी मैंने बिल्कुल बुक में से पढ़ा था, जो भी दिया हुआ है। पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, ये भी आप बुक में से पढ़ लीजिए। अगर कोई भी टॉपिक ऐसा लगे जो बुक में नहीं दिया हुआ है, उसको आप गूगल भी कर सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट पे भी आजकल काफ़ी मटेरियल मिल जाता है। फिर हायर एजुकेशन सिस्टम, इसको भी आप बुक में से पढ़िए कि क्या होता है। बेसिकली पेपर 1 में आपने यही करना है कि आपको अंडरस्टैंडिंग से चलना है कि आपको समझ में आ रहा है। और पेपर 1 में आपको कोशिश करनी है कि 30 से 35 मार्क्स कम से कम आपके आएँ। अगर यहाँ पे आप इतने मार्क्स स्कोर कर लेते हो, जो कि ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपके जो मेन कोर सब्जेक्ट है उस पर फिर थोड़ा सा बर्डन कम हो जाता है, राइट। अब हम हमारे पेपर 2 पे आते हैं। मेरा लॉ था, ठीक है। तो अब मेरे को देखना था कि वहाँ पे अगर मैं 30 से 35 एम कर रही हूँ तो यहाँ पर मुझे 70 मार्क्स चाहिए। ठीक है, अब हमारा जैसे कोर सब्जेक्ट होता है, कुछ सब्जेक्ट्स तो हमारे फेवरेट होते हैं या हमें लगता है कि हमें आते होते हैं। तो मैंने सबसे पहले देखा सिलेबस निकाल के कि मेरे को कौन से टॉपिक्स जो आते हैं। मैंने देखा कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है, मैं कहा चलो यहाँ तो 10 नंबर पक्के हो गए। हाँ, फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपके इसमें पूरे नंबर आएंगे, तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, राइट। फिर पब्लिक इंटरनेशनल लॉ नहीं, फिर लॉ ऑफ क्राइम्स, मैं कहा चलो यहाँ पे भी मेरे 10 नंबर बिल्कुल पक्के हैं। लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन मैंने अभी छोड़ दिया, मैं कहा यार बहुत टाइम हो गया, पढ़ा नहीं था, तो पता नहीं अभी कितना फ्रेश है माइंड में, तो मैं कहा अभी जो बिल्कुल पक्के हैं ना उन पे ही चलना है। फिर मैं यहाँ पे आई तो मैं कहा यहाँ पर 7 तक, मैं कहा ये भी आपके 7 नंबर मेरे पक्के हो गए, मैं कहा ये भी मुझे अच्छे से आता है। फैमिली लॉ में मैंने यहाँ पे देखा, मैं कहा 10 नंबर मेरे ये भी पक्के हो गए, 37 हो गए। एनवायरनमेंट भी अभी ध्यान नहीं था, इंटेलेक्चुअल भी और कंपैरेटिव भी नहीं। तो एक तरह से मेरे 37 मार्क्स अभी बन रहे थे। मुझे लगा यार 37 तो बहुत ज़्यादा कम है, मुझे तो 70 का एम करना है। इसका मतलब है मैं 37 को छोड़ के अब मुझे कम से कम 3 सब्जेक्ट्स और प्रिपेयर करने पड़ेंगे ताकि मेरा पेपर क्लियर हो पाए। क्योंकि ये भी नहीं है कि जितने मुझे आते होंगे या जितने मैं मार्क करूँगी उनका आंसर वही होगा, कुछ गलत भी होंगे। ठीक है, तो मैंने स्टार्ट किया। अब मैंने यहाँ पे देखा, मैं कहा यार ये कंपैरेटिव स्टडी सी है, इसमें हो सकता है मैं कुछ गैस मार सकूं, जैसे जुडिशरी, जुडिशियल एक्टिविज्म, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू, अमेंडमेंट वगैरह। मैं कहा ये कॉन्स्टिट्यूशन पर लग रहे हैं, तो इनमें मेरे को लगा कि मैं 4-5 क्वेश्चंस क्लिक कर पाऊंगी, लेकिन मैंने इस पर बहुत ज़्यादा रिलाय नहीं किया। ठीक है, यहाँ ये एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन राइट्स लॉ, मैं कहा ये थोड़ा ईजी लग रहा है, तो हर एक टॉपिक को उठाया मैंने और ऑनलाइन इसके ऊपर मटेरियल कलेक्ट करा। ठीक है, एनवायरनमेंट भी, इनकी डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशंस भी, पॉल्यूशन की डेफिनेशन, सारे राइट्स कब आए, क्या इनकी कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या क्या इनकी जो बनती है, वो सारे के सारे मैंने
एक जगह पर लिख लिए और उनको रीड किया 2 बारी, ठीक है। अच्छे से आपको रीड करना है और उसको एग्ज़ाम से पहले फिर से एक बार रिवाइज़ करना है, इंपॉर्टेंट को मार्क करना है और उसी को रिवाइज़ करते चलना है। मैं कहा चलो यहाँ पर मैंने अब 10 नंबर, क्योंकि पूरे आपको ना पढ़ने हैं, छोड़ना कोई भी टॉपिक नहीं। फिर जब आपको एक टॉपिक को आपको पक्का करना होता है ना, छोड़ना कोई भी नहीं होता। ये पूरे के पूरे 10 टॉपिक आपको याद करने हैं। ऑनलाइन निकालिए, ऑनलाइन बहुत ज़्यादा मटेरियल है, वहाँ से अपना मटेरियल कलेक्ट कीजिए, जो भी रेलेवेंट लगता है आपको एक बार पढ़ के उस टाइम, ऑब्वियसली उस टाइम एनालिसिस करके मटेरियल इकट्ठा करना है। ये नहीं कि यार यहाँ से भी लगा दिया, यहाँ से भी लगा दिया। एफर्ट लगाना होता है अपना नोट्स बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि वही फिर आपको काम आते हैं। उसी टाइम आपने नोट्स बनाने में ही अगर आलस कर दिया ना, तो फिर कोई काम के नहीं है वो। मेरे यहाँ पे नंबर पक्के हो गए, मेरे 47 हो गए। फिर मैंने देखा लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। मैं कहा टॉर्ट्स कर सकते थे, LLB के टाइम बहुत ज़्यादा इजी सब्जेक्ट लगता था। या 1 से 7 लेके 8 भी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी। आपकी एक बांगिया करके बुक्स हम लोगों को पढ़ाई जाती थी LLB में ना, हमारी जो टेक्स्ट बुक्स होती थी, शायद RK बांगिया है, ठीक है। इसमें पीछे एक समरी दी होती है, बहुत ज़बरदस्त समरी लगती है मुझे वो। हमारी क्लास में तो बहुत सारे बच्चे पास भी समरी पढ़ के ही हो जाते थे। तो ये जो समरी होती है ना, आप इस पेपर के लिए उस समरी को पढ़ सकते हैं। अगर कोई टॉपिक मुश्किल लगता है तो उसके लिए दोबारा टेक्स्ट बुक के अंदर चैप्टर्स भी पढ़ सकते हैं, पर समरी भी काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट होती है। तो यहाँ पर देखो आपके 8 नंबर पक्के हो जाते हैं उन समरी। जो टॉपिक है ना, सिर्फ वही पढ़ना है, ये नहीं कि फिर से सारी समरी पढ़ डाली। हमें इन्होंने नेट वालों का सबसे अच्छी बात यह है कि एक डिटेल्ड सिलेबस दिया है कि हम यही पूछेंगे, इसी में से पूछेंगे, आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको उसी सिलेबस के ऊपर ही फोकस करना है। कोई क्या पढ़ा रहा है, क्या नहीं पढ़ा रहा है, कौन सी बुक्स में क्या क्या लिखा है, उन पे कोई फोकस नहीं है। अपने अगर आपके सिलेबस में है तो पढ़ना है, सिलेबस में नहीं है तो नहीं पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे मेरे 8 मार्क्स और पक्के हो गए। फिर मैंने ये देखा कि यार इंटरनेशनल लॉ भी कर सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं लग रहा था। तो मैंने इसका भी मटेरियल सारा ऑनलाइन ही लिया, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स के मटेरियल ऑनलाइन रखा है, आप लोग वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं। फिर से वही मैंने टैली कर करके जो भी मुझे लगा कि ये रेलेवेंट बात कर रहे हैं, रेलेवेंट नोट्स हैं इनके, उनको मैंने कॉपी करके अपनी एक वर्ड डॉक्यूमेंट बना ली और फिर मैंने इन्हीं को पढ़ा। लेकिन स्ट्रिक्ट टू द टॉपिक, जो टॉपिक में चाहे डेफिनेशन, नेचर और बेसिस है ना, इससे बाहर मैं गई नहीं। बस मैंने इन 3 वर्ड्स को समझ लिया। फिर सोर्सेज हो गए, रिकॉग्निशन, नेशनैलिटी, इमिग्रेंट्स, ये सारी चीज़ें पढ़ ली। एक्स्ट्राडिशन वगैरह नई चीज़ें भी हैं, पढ़ने में बहुत मज़ा आता है कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, विजय माल्या का कैसे एक्स्ट्राडिशन से रिलेटेड है, कैसे असाइलम से रिलेटेड है, ऐसी नई बातें भी आप लोगों को पता चलेंगी। तो आप लोग फिर ये सारा कुछ इंटरनेट से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट मैंने देखा, मैं कहा चलो मेरे 10 नंबर यहाँ भी पक्के हो गए। अब मेरे को लगा एक थोड़ा सा और एफर्ट मार लिया जाए, ये सब्जेक्ट भी मुझे ईजी लगा। मैं कहा चलो जूरिस्प्रूडेंस भी मैं कर लेती हूँ। तो इसमें एक आपकी परांज पे की बुक आती है, मुझे वो बुक अच्छी लगती है। हमको टेक्स्ट बुक भी थी LLB में, और पर्सनली भी मैंने उसमें जो मार्क किया होता है, मुझे लगता है वो रेलेवेंट और काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में, चाहे आपका क्लैट का एग्ज़ाम हो या ये नेट का पेपर भी, उसमें से काफ़ी आता है, ठीक है। दूसरा आप लोगों को इसके साथ क्या करना है, एक यूनिवर्सल की जो बुक आती है उसमें MCQs दिए हुए हैं, वो सॉल्व करने हैं। एक लेक्सिस नेक्सिस की बुक आती है, उसके जो MCQs हैं जूरिस्प्रूडेंस के, वो सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये दोनों बुक्स को अगर आप पढ़ लेते हो, ठीक है, जूरिस्प्रूडेंस के लिए आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि आपके कोई भी गुंजाइश रह जाएगी। लेकिन हाँ, 2-3 बारी करना पड़ेगा, क्योंकि तभी याद होगा कि ऑस्टिन ने क्या कहा, बेंथम ने क्या कहा, सेविग्नी ने क्या कहा। अब ये आपका टॉपिक है, अगर आप बुक में से रीड करते हो तो जो टॉपिक दिया हुआ है, जो चैप्टर है, सिर्फ वही रीड करना है, अननेसेसरी पूरी बुक रीड नहीं करनी है। बहुत ही थोड़े से ही चैप्टर्स आपके इस सिलेबस में है, तो ये पढ़ने हैं, अच्छे से पढ़ने हैं, वही अंडरस्टैंडिंग से पढ़ने हैं। जूरिस्प्रूडेंस भी एक अंडरस्टैंडिंग सी है कि बेसिकली यार हिस्टोरिकल आ गए, ठीक है, फिर उसके बाद नेचुरल लॉ, ये कैसे कैसे चीज़ें जो है ना इवॉल्व हुई है, हम आज की स्टेज में कैसे आए हैं, क्या क्या लोगों ने थॉट्स दिए थे हमारे कल्चर के बारे में, कस्टम्स के बारे में, उस टाइम के लॉज के बारे में, सिर्फ वही एक अंडरस्टैंडिंग है वो जूरिस्प्रूडेंस। उसमें सिर्फ जो आपको याद करना होता है ना कि किस पर्सन ने क्या कहा, कि एलन ने क्या कहा, ऑस्टिन ने क्या कहा। जब आप ये याद कर लेते हो ना, मान लो आप ये याद कर लो कि ऑस्टिन कौन से स्कूल का है या सेविग्नी कौन से स्कूल का है,
आपको काफ़ी उसी से ही याद हो जाता है, अच्छा इसकी थ्योरी तो प्रैक्टिकल थी या इसकी थ्योरी तो हिस्टोरिकल थी, तो आप लोगों को वहाँ से काफ़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। एक दो बारी रीडिंग के बाद ज्यूरिस्प्रूडेंस ईजी लगने लग जाता है, और ये बहुत ज़्यादा ना आपके क्लैट के पेपर में, नेट के पेपर में अहमियत रखता है। इसीलिए हमें ना ये है कि एक बारी का एफर्ट है, लेकिन आई एम श्योर कि अगर आप एक बारी ढंग से एफर्ट लगा लोगे ना, फिर उसके बाद कोई टेंशन नहीं है, हर बारी आपके पूरे नंबर आएंगे ज्यूरिस्प्रूडेंस में। तो गाइज़ आप लोगों ने क्या देखा, मैंने उधर 75 मार्क्स के पेपर की तैयारी करी, बाकी मैंने छोड़ दिया। और बेसिकली जैसे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नो नेगेटिव मार्किंग, तो वो भी एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। हम लोगों के थोड़े गेस वर्क वगैरह भी ठीक लग जाते हैं। अगर आपको बिल्कुल ही कोई तुक्का नहीं लग रहा, तो आप बी या डी कोई भी आपका जो फेवरेट हो उसको सारों को ये मार्क करे, क्योंकि 2-3 तो पक्का ही पक्का आपके ठीक हो जाएंगे। अगर सारों को बी कर दिया या सारों को डी कर दिया, सारों को ए कर दिया, ये काफ़ी एक पुरानी चलती आ रही स्ट्रैटेजी है जो हर एक पर्सन अपनी नेक्स्ट जनरेशन को देता है कि ए मार्क कराओ या बी ऐसे, ठीक है। तो अब सबसे पहले जो हमने देखा कि पेपर 1 के लिए मैंने जो बुक रेफ़र करी वो ट्रूमैन थी, ठीक है। फिर आप लोग जूरिस के लिए परांजपे यूज़ कर सकते हैं, और जो मैंने MCQs के लिए बुक बताई है, ठीक है। टॉट्स के लिए आपकी बांगिया की बुक है। क्राइम के लिए आपकी KD गौर की बुक मुझे अच्छी लगती है, ठीक है। फैमिली के लिए एक पारस दीवान की बुक आती है, और साथ ही में अगर आप चाहें तो AK जैन की भी एक बुक्स आती हैं जिनको दिल्ली यूनिवर्सिटी में दुक्की भी कहा जाता है, आप लोग उनको भी रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने जो आपको बताया ऑनलाइन नोट्स आप लोगों को खुद से बनाने हैं, देख के कि भाई कौन से नोट्स रेलेवेंट हैं और ये हमें समझ में आ रहे हैं और ये सही डायरेक्शन में हमें बता रहे हैं हमारे सिलेबस के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन की जो भी आपकी टेक्स्ट बुक आप पढ़ते हो, ठीक है, आपको जो भी LLB में लगवाई गई थी वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, ठीक है, आप लोग मुझे टेलीग्राम पर कनेक्ट भी कर सकते हैं। मैं आप लोगों के आंसर्स बता दूंगी, आप लोगों के कोई भी डाउट्स होंगे वो बता दूंगी। कोई भी बुक्स आपको क्लियर करनी होगी, कोई भी आपको मेरे कोई नोट्स वगैरह भी रेफ़र करने होंगे, कुछ भी जो भी मेरे पास मटेरियल है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो बेहिचक आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। मैं बस आप लोगों को यही कहूँगी कि एक फोकस स्टडी करनी है, आपका ना फोकस क्लियर होना चाहिए कि हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है और किस तरह से करना है, ठीक है। काफ़ी बच्चे पूरा सिलेबस करते रहते हैं, कोचिंग भी ले लेते हैं। मैं कुछ बच्चों को जानती हूँ 4-4 5-5 साल हो गए कोचिंग भी ले रहे हैं, पूरा सिलेबस भी कर लेते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन उनका पेपर क्लियर नहीं होता। वो शायद इसीलिए नहीं होता क्योंकि या तो उस पेपर को क्लियर करने का उनको ज़ील नहीं है, या वो फोकस स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, उनको सही गाइडेंस नहीं है, ठीक है। कोई भी कुछ भी कहता है, वो बेचारे इनोसेंट बच्चे उनको मान लेते हैं। तो एक सही गाइडेंस भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। पेपर में पढ़ तो यार हम खुद भी लेंगे, अभी हम इतने बड़े हो गए हैं, पढ़ाई तो समझ में आती है, लेकिन मेन क्या होता है, आपको गाइडेंस सही होनी चाहिए कि किस डायरेक्शन में हमें जाना है। जब तक गाइडेंस सही नहीं है ना, तब तक किसी भी पढ़ाई का, किसी भी कोचिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। गाइडेंस चाहिए, मिस गाइड नहीं होना, गाइड होना है, ठीक है, राइट। आपको कोई भी डाउट हो आप लोग प्लीज़ मुझे कनेक्ट कीजिएगा, मैं पक्का आपके हर एक डाउट का सही से आंसर दूंगी, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।